तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि क्वार्क मॉडल के अंदर कि हमारे पास जो क्वार्क आए थे वो 3 फ्लेवर्स में आए थे, अगर आपको याद हो। तो हमारे पास अप था क्वार्क, डाउन था और स्ट्रेंज था, 3 फ्लेवर्स में थे। और फिर हर एक क्वार्क 3 कलर्स में भी आ रहा था, कलर चार्ज, क्वार्क्स के ऊपर कलर चार्ज, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये मतलब ये नहीं है कि ये इनका ये इस कलर के होते हैं, जो विजुअल कलर है, दिखने वाला कलर नहीं है, बल्कि ये एक चार्ज को नाम दिया गया जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का चार्ज है, तो उसको कलर का नाम दिया गया है। वो चूँकि 3 डिफरेंट टाइप्स में आता है, तो इसलिए उसको रेड, ब्लू और ग्रीन हमने इस तरह मेंशन किया है। अब इस वक्त जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनकी बेसिक क्लासिफिकेशन करें और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रिए से करें कि जो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील करते हैं उनको हम हेड्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, और उन पे कलर चार्ज होता है, इसको इसलिए क्रोमोडायनामिक्स या कलर फोर्स भी कहते हैं। और जो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील नहीं करते उनको हम लेप्टॉन्स कहते हैं। तो अबाउट 1970 या 70s में जो हमारे पास पार्टिकल्स थे, लेप्टॉन्स भी और हेड्रॉन्स भी, यानी अब हेड्रॉन्स नहीं कहेंगे, अब क्वार्क्स कहेंगे, वो जो हमारे पास मौजूद थे उस वक्त, तो वो ये थे। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ये लेप्टॉन्स हैं, ये लेप्टॉन्स उस वक्त मौजूद थे, यानी एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर हो चुके थे, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, मियॉन है और मियॉन न्यूट्रिनो। इसमें आप देखें तो 2 लेप्टॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक मियॉन है। मियॉन और इलेक्ट्रॉन में फ़र्क ये है कि मियॉन का मास ज़्यादा है, ये हैवी है इसके मुकाबले में। अदरवाइज चार्ज इस पे भी -1 है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज -1 है और मियॉन पे भी चार्ज -1 है। और इनके साथ अपने एकम्पनीड न्यूट्रिनोस भी हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो है और मियॉन के साथ भी न्यूट्रिनो है। अगर उसके मुकाबले में आप यहाँ देखें तो क्वार्क्स आपको नजर आएंगे, तो 3 क्वार्क्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि डाउन, अप और स्ट्रेट, तो 3 क्वार्क्स भी हमारे पास आते हैं। अब इस पूरी पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको ये जगह खाली नजर आएगी। अगर हम बात करें कि इन दोनों में सिमेट्री होनी चाहिए, जो उस वक्त पोर्टेल और ग्लाशो का आइडिया था कि इन दोनों फैमिलीज के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स की ये 2 फैमिलीज, यानी इलेक्ट्रॉनिक फैमिली और क्वार्क फैमिली। इलेक्ट्रॉनिक फैमिली वो है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील नहीं करती या उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट नहीं करती, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपके पास 2 चार्जलेस पार्टिकल्स हो जिन पे चार्ज ना हो, तो क्या उनके दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी? अगर न्यूट्रॉन हो, फॉर एग्जांपल 2 न्यूट्रॉन्स हो, तो उनके दरमियान तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन होगी, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि उन पे चार्ज नहीं है। सिमिलरली इन पे कलर चार्ज नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स में इंटरेक्ट नहीं करते। तो इस फैमिली में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 3 क्वार्क्स हैं, ठीक है, दूसरी फैमिली में, जो कि हमारे पास हेड्रॉनिक फैमिली है, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को फील करती है। तो ग्लाशो और पोर्टेल का आइडिया ये था कि ये कंप्लीट होना चाहिए, एक सो टू से एक सिमेट्री है दोनों फैमिलीज के अंदर, तो यहाँ पर कोई पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये इनकी करस्पॉन्डेंस देखें तो यहाँ पर एक पार्टिकल जो है वो मिसिंग है, एक 4th क्वार्क होना चाहिए। वो पहले से ये बात कर रहे थे। अब हुआ यूँ कि हम जिसे नवंबर रेवोल्यूशन कहते हैं कि 1979 के नवंबर में एक नया मीज़ान डिस्कवर हुआ और इसको 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया। एक ग्रुप ने इसका नाम जे रखा और एक ग्रुप ने इसका नाम साई रखा। जो एक पहला ग्रुप था वो ब्रुकहेवन में सीसी टिंग ने डिस्कवर किया, इसने इसका नाम जे रखा और कुछ महीनों बाद ही, यानी अगस्त में इन्होंने किया और फिर नवंबर में हमारे पास बर्टन रशर का जो ग्रुप है स्लैक में, ये दोनों यूएस में, उन्होंने इसको इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया। अब आप कह रहे होंगे कि ठीक है, अगर आपके पास एक नया पार्टिकल है तो इसका 4th क्वार्क से क्या ताल्लुक है, नंबर 1, और ये उस वक्त बहुत सारे पार्टिकल्स डिस्कवर हो रहे थे, तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि एक नया पार्टिकल डिस्कवर हो। तो इस पार्टिकल में जे या साई 2 नाम है इसके, तो दोनों नामों से इसको याद किया जाता है कि 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ने, 2 इंडिपेंडेंट लोगों ने इनको डिस्कवर किया और अपने अपने नाम रखे। ये हो सकता है हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। अब इस पार्टिकल के अंदर ये है बेसिकली मीज़ान, ठीक है,
तो इस पार्टिकल के अंदर जो हमारे पास जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी जो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, अगर वो आप देखें, सबसे पहले अगर इसका मास देखें, मास, तो इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास से तकरीबन 3 टाइप से ज़्यादा है, यानी बहुत हैवी पार्टिकल है। कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रोटॉन का मास देखें इन टर्म्स ऑफ जीवी, तो वो तकरीबन 0.94 जीवी बनता है, और जब इसका मास देखें साइज का, तो ये तकरीबन 3.1 जीवी बनता है। तो 3 टाइम से ज़्यादा हैवी प्रोटॉन के हिसाब से, तो इसलिए काफ़ी हैवी पार्टिकल। एक बात तो ये एक थोड़ा सा अनयूजुअल इसके बारे में था। और दूसरी जो एक अनयूजुअल बात थी वो इसका लाइफ टाइम था। इसका जो लाइफ टाइम है वो, अगर आप यूजुअल हेड्रॉन्स का लाइफ टाइम देखें, जितने टाइम में वो डिके कर जाते हैं, या चाहे मीज़ान हो या बरियान्स हो, वो जब डिके करते हैं तो वो तकरीबन 10⁻⁻23 सेकेंड्स उनको लगते हैं। लेकिन इसका जो लाइफ टाइम था वो 10⁻⁻20 सेकेंड्स, क्वाइट अनयूजुअल, यानी 1000 टाइम्स। ये अगर आपको तो लग रहा है 1000 का फ़र्क है, तो 1000 टाइम्स इसके लाइफ टाइम में फ़र्क था। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाकी मीज़ान्स में, इतना हैवी मीज़ान और इतना लाइफ टाइम इसका डिफरेंट, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ बाकी मीज़ान्स में नहीं थी। तो फिर एक स्पेकुलेशन ये थी कि प्रॉबेबली ये जो मीज़ान है ये ऐसे क्वार्क से बना है जो बहुत हैवी है, और जो 3 ऑलरेडी अवेलेबल क्वार्क्स हैं, अप डाउन स्ट्रेंज, उनमें से किसी क्वार्क से नहीं होता, क्योंकि हमने तो यही कहा है कि मीज़ान्स हो या बरियान्स हो, वो क्वार्क से मिलकर बने। तो ये अगर किसी भी इन तीनों क्वार्क से बना होता तो इसकी तो प्रॉपर्टीज़ भी यूजुअल हेड्रॉन्स की तरह होती, तो चूंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ यूजुअल हेड्रॉन्स की तरह नहीं है, तो इसलिए उन क्वार्क से मिलकर नहीं बना है। तो आइडिया ये था कि प्रॉबेबली यहाँ पर एक और क्वार्क है, 4th क्वार्क, और उसका नाम रखा गया चार्म क्वार्क। और ये जो क्वार्क है, ये जो साई मीज़ान है, ये चार्म क्वार्क से बना है, चार्म एंटी चार्म, क्योंकि हमें पता है कि जो मीज़ान है वो उसमें एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है, ठीक है। और इस क्वार्क का मास हैवी है, ये हेवियर क्वार्क है और 4th क्वार्क है। लेकिन अब पता कैसे चलेगा इसको डिस्कवरी की तरफ, ये कैसे डिस्कवर करें कि वाकई चार्म क्वार्क मौजूद है। इसके लिए एक बात यह है कि जब भी आप कोई मीज़ान देखें, मीज़ान हो या बरियान हो, उसमें अगर सिंगल चार्म हो, क्योंकि 2 चार्म जब आएंगे या 2 सिमिलर क्वार्क जब आएंगे, वो एक तरह से एक दूसरे को हाइड कर देते हैं। तो आपको उसको बाकायदा एक्सपेरिमेंटली देखने के लिए आपको ऐसा क्वार्क देखना पड़ता है, ऐसा मीज़ान देखना पड़ता है कि जिसमें वो क्वार्क सिंगल खुद से आए, उसके साथ दूसरा उसका एंटी मौजूद ना हो। तो इसके लिए अब पहली बात तो ये है कि जो ग्लासो का आइडिया था वो फुलफिलिंग है, कि यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और 3 क्वार्क्स थे, तो हमारे पास एक 4th क्वार्क भी आ गया। तो वो सिमेट्री जो है वो सो टू से रिकवर हो गई कि हमारे पास 4 क्वार्क्स हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स की तादाद आपस में बराबर हो गई, वो बात तो ठीक है, सिमेट्री रिकवर हो गई। क्योंकि एक आइडिया थी, ऐसी सिमेट्री नहीं है कि जो लाजमन यानी कोई फंडामेंटल या टेक्निकल सिमेट्री नहीं है, लेकिन बस नंबर में है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने नंबर ऑफ क्वार्क्स भी होने चाहिए, ये इस तरह की सिमेट्री है। बाहर जब इसको तलाश करने की बात आई तो 1975 में जो हमारे पास फर्स्ट एविडेंस आया है वो इन पार्टिकल से आया। अब आप देख रहे हैं कि इनमें देखिए एक ही चार्म है, इसमें भी लैम्डा सी में भी और सिग्मा सी में भी एक ही चार्म है। तो अगर आपको ये पार्टिकल हमारे पास 1975 में डिस्कवर हुए और इसी तरीके से जो हमारे पास मीज़ान थे उसमें आप देखें D0 और D+, इसमें एक ही चार्म जो है इस तरह, तो एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म हुआ कि वाकई यहाँ पर आपके पास एक 4th क्वार्क है। तो देखिए पहले हमारे पास 3 क्वार्क्स थे, अब क्वार्क्स की तादाद ज़्यादा हो गई है, वो हमारे पास 4 क्वार्क्स हो गए। इट्स अबाउट 1975 की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वार्क्स है वो 4 थे। तो वो सिमेट्री भी रिकवर हो गई, इलेक्ट्रॉनिक फैमिली और हेड्रोनिक फैमिली वो आपस में नंबर में बराबर हो गए, क्वार्क्स फैमिली और इलेक्ट्रॉन फैमिली आपस में बराबर हो गए, ठीक हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये इतना देर चला और मज़े की बात ये हुई कि लोगों ने एक नया इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया।
एक नया इलेक्ट्रॉन आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन, और वो था, उसका नाम रखा गया टॉप, और ये हेवीएस्ट इलेक्ट्रॉन है। और इसके साथ जाहिर बात है कि अपना न्यूट्रिनो भी आया, तो हमारे पास ये जो सिमेट्री है वो दोबारा से डिस्ट्रॉय होगा। जो वर्कन और ब्लाशर का आइडिया था कि सिमेट्री होनी चाहिए, दोबारा से डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक फैमिली आई उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा होगा। एक हमारे पास टॉप आया और उसका अपना न्यूट्रिनो, ठीक है, टॉ न्यूट्रिनो। तो इस तरीके से अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और क्वार्क्स वही 4 रहे। लेकिन आइडिया तो फिर ही वही है कि हमारे हो सकता है यहाँ पर मजीद क्वार्क्स हो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्वार्क्स भी तो हो सकते हैं, क्योंकि वो सिमेट्री को तो पूरा होना ही है। और एग्जैक्टली वही हुआ कि फिर ऐसे पार्टिकल्स डिस्कवर हुए कि जिनका मास और भी ज़्यादा था, मसलन एप्सिलॉन पार्टिकल डिस्कवर हुआ, जो का ख्याल ये था कि इसमें एक 5th क्वार्क है, 5वां का क्वार्क, और उसका नाम रखा गया बॉटम क्वार्क, या उस वक्त ब्यूटी भी इसे कहते हैं, BB बार। और दोबारा से वो जो सिमेट्री है वो आप देख रहे हैं कि वो आपके पास है, अभी भी एक 6th क्वार्क भी होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये तो 5th क्वार्क है, तो 6th क्वार्क भी हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर 5th क्वार्क की आप बात करें, यानी अगर हम बेयर का मतलब होता है कि हमें ऐसा पार्टिकल चाहिए कि जिसमें सिर्फ एक वही क्वार्क है, यानी एक बॉटम क्वार्क है। तो उसमें 1981 में फिर जो मीज़ान, जो परियान डिस्कवर हुआ, वो लैम्डा पार्टिकल, और फिर उसके बाद जो मीज़ान डिस्कवर हुआ वो हमारे पास ये B और B0, इनमें बेयर या नेकेड हमारे पास क्वार्क आया और उसकी डिस्कवरी पॉसिबल। तो इस तरह हमें पता चला कि एक्चुअली 5th क्वार्क भी मौजूद है। 5th क्वार्क तो छोड़े, और जैसे सिमेट्री की डिमांड है कि हमारे पास एक 6th क्वार्क भी होना चाहिए, जिसको हम टॉप क्वार्क कहते हैं। ये बड़ा स्पेशल किस्म का क्वार्क है, टॉप क्वार्क, जो 6th क्वार्क है, और इसकी बड़ी फिजिक्स है, बहुत ज़्यादा रिसर्च आजकल हो रही है टॉप क्वार्क की। तो टॉप क्वार्क फिर सिमेट्री अगेन रिस्टोर हुई, और हमारे पास एक नया क्वार्क आया जिसको हम टॉप क्वार्क कहते हैं। तो अब वो किसा बराबर हो गए, और होपफुली अभी काफ़ी टाइम भी वैसे हो गए, तकरीबन अब आप देखें कि 80s से लेकर और अब तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज पे एक्सपेरिमेंट्स LHC के अंदर हुए हैं, और स्टिल कोई नया क्वार्क जो है, कुछ क्वार्क्स एक्स्ट्रा क्वार्क्स डिस्कवर हुए, लेकिन वो बाउंड स्टेट्स हैं। तो इसलिए हम फंडामेंटल पार्टिकल्स हुए, एलिमेंटरी पार्टिकल्स हुए, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक फैमिली है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो क्वार्क्स हैं उसमें 6 क्वार्क्स हैं। तो वो सिमेट्री उनके अंदर रिकवर होगी, और इस तरह से टॉप क्वार्क की एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी के बाद भी हमारे पास यही 6 क्वार्क्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों फैमिलीज जो है वो स्टेबल हो गई। और जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के हो, चाहे वो हेड्रॉन्स के हो, वो अब हमें पता है कि कितने हैं। तो 6 बेसिकली फ्लेवर्स हैं, लेकिन हर एक फ्लेवर जो है फिर वो 3 कलर्स में, ठीक है जी। सर हम बताएं कि जब मेटल और एंटी मेटल्स मिलते हैं तो हमारे पास वो एनर्जी क्रिएट होती है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जो मीज़ान है वो क्वार्क और एंटी क्वार्क से बने हैं, तो फिर तो ये होना चाहिए कि वो भी डिस्ट्रॉय होना चाहिए और इसको एनर्जी में कन्वर्ट, यानी आप यूँ समझ लें कि अगर आपके पास मैटर जो है ना वो एग्जैक्टली किसी उसका एंटी मैटर, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन, बल्कि हम वो पेयर इनहिलेशन देखते भी, तो आप इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी प्रोटॉन इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब आपस में पेयर इनहिलेट होता है तो 2 गैमा रेज बनती हैं, और आपको गैमा रेज मिलती है। तो एक बाउंड स्टेट के अंदर, ये हमारा एक टॉपिक होगा बाउंड स्टेट्स, हम देखेंगे कि जो बाउंड स्टेट के अंदर क्वार्क एंटी क्वार्क जो है वो कोएग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बस आपने देखे बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे थे जो क्वार्क एंटी क्वार्क आपस में उनकी कोएग्जिस्टेंस मौजूद है, although कि वो उसके एंटी है, लेकिन वो उनकी आपस में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। सर इलेक्ट्रॉन्स क्वार्क और एंटी क्वार्क से बना होता है? नहीं, मीज़ान जो है, मीज़ान, सर इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल है, इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ से बने नहीं है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है। मीज़ान्स और बरियान्स जो कि हेड्रॉन्स हैं, हेड्रॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील करते हैं। उनकी दो टाइप्स हैं, एक मीज़ान्स हैं जो 2 क्वार्क से बने होते हैं, क्वार्क एंटी क्वार्क से बने होते हैं, और एक बरियान्स है जो कि 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो बरियान्स में ये है कि उसमें एंटी नहीं होता,
उसमें अगर एंटी बारियन होगा तो वो टोटली एंटी क्वार्क से बना होगा। लेकिन मीज़ान के अंदर एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है, वो दोनों को एक्सिस्ट करते हैं, एक बाउंड स्टेट में वहाँ पर मौजूद होते हैं। जी सर, अगर हम इलेक्ट्रॉन को फेम्टो रेंज में लिया है, फेम्टोमीटर रेंज में, किसको? फेम्टोमीटर रेंज में इलेक्ट्रॉन्स को, जस्ट लाइक साइज में फेम्टोमीटर नहीं मतलब जस्ट लाइक जो प्रोटॉन इंटरेक्शन होती है, अगर उसको हम फेम्टोमीटर रेंज में ले आए तो हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको अच्छा करीब ले आए। करीब ले आए। अच्छा, क्या अगर हम इसी तरह प्रोटॉन की तरह इलेक्ट्रॉन्स हम ले आए, फॉर एग्जांपल इंटरेक्शन करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, तो वह देखिए जो हमारे पास एक्सेलरेटर्स है ना, एक्सेलरेटर्स उसमें मसलन LHC आप देख लें तो उसमें प्रोटॉन बीम को आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं, यानी आल्दो के उनके ऊपर चार्ज अपोजिट है और फिर आपको उनको एनर्जी देनी पड़ती है और वो आप फिर उनको कोलाइड करवाते हैं, तो कोलिजन से नए पार्टिकल्स जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। मींस मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को पॉसिबल है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फील हो? नहीं, इलेक्ट्रॉन के दरमियान उन पे कलर चार्ज नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा ना, 2 न्यूट्रॉन उठा लें, जितना भी करीब ले उनके दरमियान कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कूलम फोर्स उनके दरमियान नहीं है, क्योंकि कूलम फोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पे। और जो कलर फोर्स है वो कलर पे डिपेंड करती है। जिन पार्टिकल्स पे कलर नहीं है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स फील नहीं करते। यही तो डिफिनीशन है हमारी। हमने डिफाइन ऐसे किया है कि वो पार्टिकल्स जिनके ऊपर कलर चार्ज है, रेड ब्लू ग्रीन, और वो सिर्फ क्वार्क्स के ऊपर है। क्वार्क्स के साथ और भी कुछ पार्टिकल्स हैं, ग्लूआन्स हैं, वो अभी मैं उनकी बात करूँगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कलर चार्ज नहीं है। तो यही तो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएट कहाँ से हो रहा है कि वो जिन पे कलर है, वो जिन पे कलर नहीं है। जिन पे कलर है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को फील करेंगे और वो हेड्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, और जिन पे कलर नहीं है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कभी भी फील नहीं करेंगे। सर ये प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन पे कलर चार्ज नहीं? हाँ बिल्कुल, एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई। जी तो फिर अगर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन हो तो 3 कलर चार्ज से 3 क्वार्क से बने हैं, और इसकी जो हमारे पास हेड्रोन है न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, वो तो कलरलेस है। तो फिर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जो रेजिड्यू, लेकिन असल में जो न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं तो उनके अंदर जो क्वार्क्स होते हैं ना, तो वो एक तरह से इसे कहते हैं क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा, वो एक तरह से फ्री स्टेट में होते हैं। तो प्रोटॉन के क्वार्क्स जो है वो न्यूट्रॉन के क्वार्क्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो मतलब है कि अंदर कलर फोर्स होती है जो कलर्स के दरमियान, क्वार्क्स के दरमियान होती है। रादर देन आप इस फोर्स को प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान न समझें या न्यूक्लियस के दरमियान न समझें, आप उनको क्वार्क्स के दरमियान समझें। तो मसलन प्रोटॉन के अंदर के क्वार्क्स न्यूट्रॉन के अंदर के क्वार्क्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं थ्रू कलर फोर्स डायरेक्ट इस तरह, बल्कि उसके अंदर तो वो एक तरह से फ्री स्टेट में चले जाते हैं अगर हाई एनर्जी पे आप देखें, और एक तरह से प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा, तो उसके अंदर इनका एक प्लाज्मा बन जाता है। ग्लूऑन जो है वो इसके मेडिएटर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स के, कलर फोर्स। जी सर एक बार को हम कहते हैं टॉप क्वार्क, एक को बॉटम क्वार्क, ये नाम है, ये नाम है 6 नाम है। आप क्यों रखे ये नाम है? आर्बिट्ररी, मतलब आप देख सकते हैं कि मजे के नाम है, ठीक है ना। ये डाउन, अप, स्ट्रेन, चार्म, बॉटम, ये चेंज भी होते रहे। बाज़ औक़ात ये पहले स्ट्रेन जो था ये साइड वेज कहते थे उसको, या बॉटम जो है ये ब्यूटी भी था। तो मतलब ये तो नाम है, और थोड़े से स्ट्रेंज या थोड़े से मजे के, इसलिए इस तरह ये कलर भी तो नाम है, रेड ब्लू ग्रीन। ये सारा बाकी तो रेड नहीं होता, एक प्रॉपर्टी है जिसको रेड कलर का नाम दिया गया। सर ये सिमेट्री की इम्पोर्टेंस इतनी क्यों नहीं है इम्पोर्टेंट? देखिए इस जगह पे सिमेट्री फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक फार फेच आइडिया था, यानी वैसे ही आपका दिल करता है कि यहाँ पर ये बराबर नंबर बराबर होना चाहिए, और वो हो भी गया, लेकिन इसमें कोई टेक्निकल रीजन नहीं है। जी रिलेशन नहीं है? नहीं, कोई टेक्निकल रीजन इस तरह नहीं है कि लाजमन बराबर हो। लेकिन आप समझते हैं कि नेचर यूजुअली डेमोक्रेटिक होती है। अगर वो 6 क्वार्क्स बनाएगी तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भी बनाएगी प्रॉब्लम, तो इस तरह। तो वो अगर आप डेमोक्रेटिक उस पर जाए तो आपको लगेगा कि बराबर होने चाहिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।